उमरान साहब जो है, आप जो है आप भी बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और मेरे बगल में शकील सैयद साहब हैं जो एडवोकेट और रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में और इस केस में हमारे एडवोकेट हैं इसमें। इरशाद अहमद साहब, आप भी एडवोकेट और रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में और आपके बगल में इमार शमशाद हैं, ये भी एडवोकेट और रिकॉर्ड है और इस पूरे बाबरी मस्जिद के केस से आप लोग जुड़े हुए हैं। मेरा नाम एसकुर इलियास है, मैं बाबरी मस्जिद कमेटी का को कन्वीनर हूँ। तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग यहाँ हुई थी और आप जानते हैं कि इस मीटिंग का जो संदर्भ था वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में, उससे पहले हमें आज 2 फैसले लेने थे। आज तफसील से उस पर इज़हार ख्याल हुआ। ये मीटिंग ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसन नदवी साहब की सदारत में हुई। इसमें तकरीबन 45 लोग शरीक हुए जो हमारे मेंबर्स हैं बोर्ड के, और इसके साथ साथ बोर्ड ने जो आज फैसले लिए हैं उस पर जफर याब जिलानी साहब तफसील से इज़हार ख्याल फरमाएंगे। अच्छा, देखिए ये जो स्टेटमेंट है बोर्ड की तरफ से, मैं इसको आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरे ख्याल से जरा 1 मिनट ठहर जाइए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तो हो जाएगा। अच्छा दे दीजिए उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। सर ये माइक को नीचे कर दीजिए। ये बताइए आप आराम से स्टेटमेंट उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी तीनों लैंग्वेज में जो आपको क्या भाई मान गए भाई। आ रही है आवाज? हेलो हेलो, आ रही है? आ रही है? ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आज जो मीटिंग हुई है मैं उसका प्रेस स्टेटमेंट आप सामने पढ़ रहा हूँ और मुख्य बातें जो होगी हमारे जफर याब जिलानी साहब रखेंगे सामने। ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड की वर्किंग कमेटी की एक अहम हंगामी मीटिंग आज तारीख 17 नवंबर 2019 को बोर्ड के सदर हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसन नदवी की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले 9/11/2019 के बाबत तफसीली गुफ्तगू की गई। वर्किंग कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौका 9 नवंबर 2019 को दिए गए मुंदरज ज़ैल बातें खास तौर से ज़ेर बहस आई। नंबर 1, बाबरी मस्जिद की तामीर बाबर के कमांडर मीर बाकी के जरिए 1528 में हुई थी, जैसा कि मुकदमा नंबर 5 के फरीक़ैन ने अपने मुकदमे के अर्जी दावे में खुद माना है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कबूल किया है। नंबर 2, मुसलमानों के जरिए दिए गए सबूत से ये वाज़ेह है कि 1857 से 1949 तक बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद वाली इमारत और मस्जिद का अंदरूनी सहन मुसलमानों के कब्जे और इस्तेमाल में रहा है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। कैमरे में आ रहा, हमसे ले लेना। नंबर 3, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी तस्लीम किया है। नंबर 4, 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे रामचंद्र की जो मूर्ति रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की निगाह में वो कानून की खिलाफ वर्जी थी, वो इलीगल था। नंबर 5, बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे की जमीन रामचंद्र जी की रजाए पैदाइश यानी जन्म स्थान की शक्ल में पूजा किया जाना साबित नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग से वो बता रहा हूं। लिहाजा सूट नंबर 5 के फरीक नंबर 2 जन्म स्थान को रामलला का सूट है, रामलला का सूट, लिहाजा सूट नंबर 5 के फरीक नंबर 2 जन्म स्थान को डीटी नहीं माना जा सकता। नंबर 6, मुसलमानों के जरिए दायर करदा मुकदमा नंबर 4 मियाद यानी लिमिटेशन के अंदर है और जुज़वी तौर से डिग्री किए जाने के लायक है।
नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी राय दी कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने का काम हिंदुस्तान के सेकुलर आइन के खिलाफ था। नंबर 8, निजाई इमारत डिस्प्यूटेड साइट, डिस्प्यूटेड बिल्डिंग में चूंकि हिंदू भी सैकड़ों साल से इबादत यानी पूजा करते रहे हैं, इसलिए पूरी निजाई जमीन की इमारत की जमीन मुकदमा नंबर 5 के फरीक नंबर 1 भगवान श्री रामलीला को दी जाती है। नंबर 9, चूंकि नजाई जमीन मुकदमा नंबर 5 के फरीक नंबर 1 को दी गई है, इसलिए मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन मरकजी हुकूमत के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए या तो अक्वायर्ड 67 एकड़ लैंड में दिया जाएगा या सूबाई हुकूमत के जरिए स्टेट गवर्नमेंट के जरिए अयोध्या में किसी दूसरी अहम प्रोमिनेंट प्लेस पर दी जाए, मस्जिद बना सके। यह हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 142 है उसका इस्तेमाल करते हुए दिया, जिसके मुताबिक मज़कूरा 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिए जाने का हुक्म सादिर किया है। नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह बात भी तस्लीम की कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। मीटिंग में यह सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स जो मैंने आप सामने रखी, मीटिंग में इस बात पर भी गुफ्तगू हुई कि 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे मूर्तियां रखे जाने के ताल्लुक से FIR और हुकूमत उत्तर प्रदेश, DM फैजाबाद और SP फैजाबाद के जरिए मुकदमा नंबर 1 और 2 में दाखिल जवाब दावा में यह माना जा चुका है कि मज़कूरा मूर्तियां जो आइडल के अंदर रखे गए थे चोरी से या जबरदस्ती रखी गई थी और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 नवंबर 2010 के फैसले में भी मज़कूरा मूर्तियों को DT नहीं माना था। मज़कूरा वाला हालात में आज की मीटिंग में यह महसूस किया गया कि अदालत उज़्मा के मज़कूरा वाला फैसले में कई पहलुओं पर न सिर्फ बाहमी तज़ाद है, सेल्फ कंट्रडिक्टरी है, बल्कि कई नुक्तों पर यह फैसला समझ से परे है और पहली नजर में गैर मुनासिब मालूम होता है। मजलिस आमला खास तौर से दर्ज झैल बातों पर फॉलोइंग पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसूल इंसाफ के मुताबिक नहीं पाता है। नंबर 1, जब 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में जबरन यानी बाय फोर्स जो मूर्तियां रामचंद्र जी की मूर्ति और दीगर मूर्तियों का रखा जाना गैर कानूनी था, तो इस तरह गैर कानूनी तौर पर रखी गई मूर्तियों को DT कैसे मान लिया गया, जो हिंदू धर्मशास्त्र के कानून भी DT नहीं हो सकती। जब बाबरी मस्जिद में 1857 से 1949 तक मुसलमानों का कब्जा और नमाज पढ़ा जाना साबित माना गया, तो किस बुनियाद पर मस्जिद की जमीन मुकदमा नंबर 5 यानी रामलला के मुद्दई नंबर 1 को दे दी गई। नंबर 3, आईन की दफा यानी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते वक्त मुअज़्ज़िज़ जजों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वक्फ एक्ट 1995 की दफा 104A और 51 के मुताबिक मस्जिद की जमीन एक्सचेंज या ट्रांसफर को मुकम्मल तौर पर मना किया गया है। ये वक्फ की जो आर्टिकल मैंने आप सामने रखी है उसमें किसी मस्जिद की जमीन को न तो एक्सचेंज किया जा सकता है न ट्रांसफर किया जा सकता है, मना किया गया है। तो वक्फ एक्ट के तहत इस कानूनी रोक यानी पाबंदी को दस्तूर की दफा 142 के तहत मस्जिद की जमीन के बदले में दूसरी जमीन कैसे दी जा सकती है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने दीगर फैसलों में, सुप्रीम कोर्ट ने और जो फैसले दिए इससे पहले में ये बात वाज़ेह कर दी है कि दफा 142 यानी आर्टिकल 142 के इख्तियारात मुअज़्ज़िज़ जजों के लिए लामहदूद नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। मजलिस आमला ने मज़कूरा पहलुओं पर गौर करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मज़कूरा और दीगर अपरेंट एरर्स होने की वजह से रिव्यू पिटीशन दरखास्त दाखिल करने का फैसला किया है। वी हैव डिसाइडेड टू फाइल रिव्यू पिटीशन, जिसमें इस पहलू का भी जिक्र किया जाएगा कि मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई दीगर जमीन कबूल नहीं कर सकते और इंसाफ का तकाजा है कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जमीन दी जाए। मुसलमान किसी आम हिस्से जमीन पर जायज हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, बल्कि मस्जिद की जमीन के लिए इंसाफ हासिल करने की खातिर अदालत है।
ये हमारा आज का स्टेटमेंट है और आप साहब इसको और एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपके सवाल आपके जवाब। अगर आपके इस पर ही कोई सवाल है तो पूछा जा सकता है, जो आपने पढ़ा है। हाँ जी, मैं इस पर आपने ये पॉइंट नहीं, ठहर जाइए, 2 मिनट अभी ठहर जाइए, पहले जिलानी साहब को कहने दीजिए। पहले 1 मिनट, इस पे बोलेंगे। अरे आपका ऑडियो खराब आने दीजिए, हमारी आवाज़ तो पहुंचना चाहिए। जो 2 फैसले हैं, एक फैसला तो ये है कि हम रिव्यू फाइल करेंगे, ये बोर्ड ने फैसला कर लिया है। दूसरा फैसला है कि वो ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का डायरेक्शन दिया है, उस ज़मीन को क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका शरई पहलू पहले मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ मौलाना अपने मेहमानी साहब से कि वो इसके शरई पहलू को वाज़े करें। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बाबरी मस्जिद फैसले को लेकर 2 बुनियादी बातें तय हुई। एक तो ये कि हम आपसे कोई बात सलीके से कही जा रही है, आप समझ ही नहीं रहे। एक तो ये कि हम नजरसानी की अपील दायर करेंगे, इसलिए भाई आप लोग आपस में गुफ्तगू कीजिए। खैरिए आप लोग गुफ्तगू सुनिए, इधर उधर न ध्यान दीजिए, आप लोग भी जरा एहतियात कीजिए। इधर आ जाइए ना पीछे। आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 अहम और बुनियादी फैसले लिए हैं। एक फैसला तो ये कि बाबरी मस्जिद केस के सिलसिले में हम नजरसानी की अपील करेंगे। उसकी वजह यह है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है उसमें एक दूसरे से टकराने वाली बातें लिखी गई हैं और दफ़ा 142 का जो महदूद इख्तियार था उसे लामहदूद तरीके पर इस्तेमाल किया गया है और उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो हमारे प्रेस नोट में लिखी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि 5 एकड़ ज़मीन देने की बात कही गई है। हमारा ये कहना है कि मस्जिद शरई एतबार से जहाँ बना दी जाती है वो जगह मस्जिद ही रहती है। हमारे लिए इस बात की गुंजाइश शरीयत में नहीं है कि हम मस्जिद के एवज़ में कोई और चीज़ कबूल कर लें, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो रकम हो, चाहे उसके बदल में कोई और दूसरी चीज़ दी जाए। और ये बात इंसाफ के तकाज़े के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि किसी ज़मीन के सिलसिले में जहाँ टाइटल सूट का केस चल रहा हो उसके एवज़ में किसी फरीक को थोड़ी सी ज़मीन देकर ये कहा जाए कि वो उस पर क़नाअत कर ले। शरीयत इस्लामी के रूह से हम इस बात के पाबंद हैं कि हम मस्जिद के सिलसिले में कोई दूसरी ज़मीन कबूल न करें। इसलिए हमारा ये फैसला है कि वो ज़मीन जो एवज़ के तौर पर या पेशकश के तौर पर दी जा रही है 5 एकड़ ज़मीन, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। जी आप कुछ पूछ रहे थे आप? एक करके जी बताइए। जो जमीन दी है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी है, आपको दी नहीं है। आपकी बात क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड मानेगा कि वो जमीन ना ले? क्या उसने आपसे कोई मशवरा मांगा था क्या? देखिए, मशवरा तो अखबार में छपा है कि उन्होंने कहा है चेयरमैन साहब ने कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय का एहतराम करेंगे। वो तो उनका अखबार में छपा बयान है। दूसरे बोर्ड जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और ये मुकदमा भी मुसलमानों की तरफ से दायर हुआ था, अकेले सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर नहीं हुआ। CPC में सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविज़न है कि अगर कोई मुकदमा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी से दाखिल किया जाए तो ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दाखिल हुआ था, कोर्ट ने परमिट किया था और इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दाखिल हुआ था। इसलिए इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को फैसला करने का अख्तियार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक नुमाइंदा तंजीम है, इस पर सभी दीगर जमातें शामिल हैं, इसलिए फैसला किया गया और हमें उम्मीद है कि बोर्ड इस फैसले का एहतराम करेगा जैसा उसने खुद कहा है और बोर्ड कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ हो और वक्फ एक्ट के भी खिलाफ। हमने वक्फ एक्ट की निशान नहीं की है कि वक्फ एक्ट के तहत ही वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। जी सुप्रीम कोर्ट ने लैंड के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है रेस्टिट्यूशन,
मौलाना कह रहे हैं कि एवज या पेशकश, तो आप जरा साफ कर दें कि कोर्ट ने क्या कहा है और आपका नजरिया क्या है। देखिए, उन्होंने जो आर्टिकल 142 में का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उसमें यही कहा कि मुसलमानों के साथ इतनी ज़्यादती हुई है, उनकी मस्जिद को गिराया गया है, उनकी मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई थी, इसलिए मुसलमानों को एक ज़मीन अलॉट की जाए 5 एकड़ की। तो ये बिल्कुल एक्सचेंज या उसको और कोई लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, कंपनसेशन इसी तरह से हो। रेस्टिट्यूशन नॉट कंपनसेशन। रेस्टिट्यूशन तो है ही नहीं है, कोर्ट ने यही कहा है। नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मस्जिद बनाई जाए, ये रेस्टिट्यूशन होगा। रेस्टिट्यूशन जो है, जो केस इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है सीपीसी में कि रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो इमारत या जो चीज़ खत्म हुई है उसको उसी तरह बनाया जाए, तो इट इज़ नॉट रेस्टिट्यूशन। कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन नहीं कहा। जी, एक मिनट। कौन कौन अब इसमें मुस्लिम पक्षकार होंगे और क्या वकीलों में भी कुछ बदलाव किया गया है? देखिए, पक्षकार तो अब जो पक्षकार कल आए थे जिनकी कंसेंट मिल चुकी है उसमें 3 पक्षकार हैं, मौलाना महफूजुर रहमान और मोहम्मद उमर और मिसबाउद्दीन। इनकी तो कंसेंट मिल चुकी है, ये रिव्यू फाइल करेंगे। और पक्षकार डिफेंडेंट हैं। अगर हमारे सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट में ये तय करते हैं कि इसमें और फरीक को बनाया जाए तो फिर डिफेंडेंट्स हमारे पास हैं, वो भी हो सकते हैं रिव्यू पिटिशनर्स। कुछ वकीलों की टीम में भी बदलाव किया गया। अब ये सब तो अंदरूनी बातें हैं। अभी राजीव धवन साहब हमारे सीनियर एडवोकेट पहले भी थे, आज भी हैं, वो भी रहेंगे इसमें। अब ये राजीव धवन साहब का मशवरे से लिमिटेशन के अंदर, लिमिटेशन 30 दिन का होता है, तो 30 दिन के अंदर ही दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। ये आप एसआई के हवाले से कह रहे हैं, एसआई के हवाले से जो बात आप कह रहे हैं, एसआई ने ऐसा कहा है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया। एसआई ने तो ऐसा नहीं, ऐसा आई है ऐसा कि तो रिपोर्ट एसआई ने की कहा बुनियाद है, पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है। एसआई ने भी लिखा है रिपोर्ट में अपनी कि हम ऐसी कोई बैरल लाइन पे नहीं बनी है। नहीं, हाँ वो तो अलग बात है, बैरल लाइन पर नहीं बनी, लेकिन ये नहीं कहा कि हम ये फाइंडिंग कोई दे सकते हैं कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये नहीं, उन साहब का ये कहा है, ये बात मानी वही लेकिन ये पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा है कि तोड़कर बनाई गई है। वही सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को कहा है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उसी बात का हवाला दिया गया है कि चूंकि एसआई ने कोई फाइंडिंग नहीं दी है, और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 12वीं सदी के बाद 12वीं सदी तक के उन्होंने माने हैं आर्किटेक्ट वगैरह जो पाए गए हैं आर्टिफैक्ट्स, 300 साल का अरसा जो गुजरा है, इसमें वहाँ क्या था सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग में, एसआई की रिपोर्ट में नहीं आया। सर, बोर्ड में 45 मेंबर आपने बताया कि मौजूद थे, क्या सबने सम्मति से? देखिए सुनिए सर, 45 की तादाद बताई उन्होंने, तकरीबन इसमें कुछ स्पेशल इन्वाइटी भी थे। वर्किंग कमेटी के कितने मेंबर रहे? टोटल 51 मेंबर हैं। 51 में कितने आए यहाँ? हमने बताया तो है कि 40 तकरीबन 35-40 के बीच में है। 35 से 40। उनमें से किसी ने क्या आपसे असहमति जताई? देखिए, रेजोल्यूशन यूनानिमस है, आपको अंदर की बात बताने की जरूरत है। रेजोल्यूशन यूनानिमस है, मुत्तफिका है, इसलिए अंदर की किसका डिबेट पे क्या हुआ ये अंदरूनी बात नहीं बता रही। एक मिनट, आपकी कुछ मैंने बताया, आपने सुना नहीं। मौलाना महफूजुर रहमान, दूसरा नाम मोहम्मद उमर, तीसरा नाम मिसबाउद्दीन, ये तीनों प्लेंटिफ भी हैं, प्लांट भी हैं। मुख्य पक्षकार पहले रहे इकबाल अंसारी, कोई मुख्य पक्षकार नहीं होता है मुकदमे में, इसलिए कि मुकदमे में 9 नाम दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सवाल मेरा ये नहीं है, मुख्य पक्षकार चले ये गलत मान लीजिए आप। इकबाल अंसारी का यह कहना है कि अब इस मामले में राजनीति नहीं की जानी चाहिए, कोई भी मुकदमा रिव्यू पिटीशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये पहले भी सबने तय किया था कि हमें संविधान के फैसले को मानना है, कोर्ट के फैसले को मानना है। तो अब उस पर क्यों ये? देखिए, ये राजनीति नहीं है, ये भारत के संविधान में दिए गए हुकूक की लड़ाई है, और ये आर्टिकल 25 में हमारा फंडामेंटल राइट है रिलीजन का कि हमारे इबादतगाहें तबाह न की जाएं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीति कोई नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड कतई राजनीति की दायरा नहीं है, किसी जमात का पॉलिटिकल न रिप्रेजेंटेटिव है, न उसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग शामिल हैं।
यानी साहब आप रिव्यू पिटीशन के क्या सूरत हाल नजर आते हैं, क्योंकि अभी बाहर मदनी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि रिव्यू पिटीशन का क्या हाल होगा, लेकिन फिर भी हम बस कोर्ट जाना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होगा कोई वकील नहीं कह सकता है। अभी अभी सबरीमाला के रिव्यू के बारे में 7 जजेस को गया है, कौन बता सकता है क्या होगा। अंतुले का रिव्यू अलाउ हुआ था और बहुत से रिव्यू अलाउ भी होते हैं, डिसमिस भी होते हैं। सर मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लार्जर बेंच ने वो फैसला दिया है, आप रिव्यू लार्जर बेंच कुछ नहीं, 5 जजेस की बेंच, 5 जजेस की बेंच ने वो फैसला दिया, क्या जरूरी है कि ये रिव्यू पिटीशन उन्हीं के पास जाए या फिर ज़रूरी है कि रिव्यू पिटीशन में वही जजेस होते हैं, अगर वो रिटायर हो जाएं तो उनकी जगह दूसरा जज आएगा। सर सुप्रीम कोर्ट ने ये आपको चॉइस नहीं दिया है कि आप 5 एकड़ लेंगे या नहीं, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि ऑल्टरनेट लैंड सरकार ढूंढ के देगी, तो लीगल क्या स्टैंड है ईदर ऑफ द वक्फ बोर्ड और द पर्सनल लॉ बोर्ड की वो रिजेक्ट कर सकता है? देखिए डायरेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, मुस्लिम कम्युनिटी को डायरेक्शन नहीं है। तो मुस्लिम कम्युनिटी अगर लैंड लेने को तैयार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना नहीं है, डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमको नहीं डायरेक्शन। तो ये कंटेम्प्ट नहीं, बिल्कुल नहीं कंटेम्प्ट। सर एक प्रेस रिलीज अब जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से आई है, उसमें कहा गया है कि जो रिव्यू पिटीशन होगा वो जमीयत उलेमा हिंद खुद दाखिल करेगी। तो उनका एक पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो पार्टी का नाम हाफिज सिद्दीक साहब था जो यहाँ प्लेंटिफ थे, वो उनकी डेथ हो गई, अब मौलाना अशरफ रशीदी की जगह पे आ गए हैं, उसकी पैरवी जमीयत उलेमा कर रही है, तो ठीक है उसकी तरफ से वो करेंगे। रिव्यू पिटीशन पड़ेगी क्या? एक जितने पार्टियां हैं सबकी अलग अलग रिव्यू पिटीशन पढ़ सकती है और पढ़ेगी। क्या जमीयतुल तैयार है सर? अब ये आप कह रहे प्रेस रिलीज आई, मुझे नहीं पता, इनको मिली तो आपको मिलना चाहिए। वो मौजूद थे हमारी मीटिंग में, मौलाना अशरफ रशीद, हाँ वो आज थे। और उन्होंने कहा था जो बोर्ड फैसला करेगा वो माने। आप लोगों ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुलाया था, आज निमंत्रण दिया था, लेकिन नहीं आए। 26 को लोग बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन हम नहीं करेंगे, लगातार बयान नहीं किया आ रहे हैं। तो आप मनाने जाएगा, उनसे बात करने जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने निमंत्रण दिया था कि आप लोग आइए बैठिए। देखिए ऐसा निमंत्रण उनको पहले भी जाता रहा है, उसी लिहाज से अब की भी गया था, तो कभी कभी वो आए हैं, पिछली मीटिंग में नहीं आए थे, इसमें नहीं आए, तो निमंत्रण दे देना हमारी ड्यूटी थी, आना ना उनका इख्तियार है। ये इकबाल अंसारी का जो बयान आ रहा है, क्या मानना है कि मतलब क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? अब ये क्यों, तो उनसे पूछिए आप, हमें क्या पता क्यों ऐसा कह रहे हैं। सर आप सुन्नी हमें ये इत्तला है, कल हमारे जो अयोध्या से लोग आए थे वो कह रहे थे कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दबाव डाल रहा है कि आप फैसले के खिलाफ बयान न दीजिए। वहाँ के लोगों को मना किया गया पिछले जुमे में कि आप किसी मस्जिद से बयान न जाए कि फैसले से हम मुतमईन नहीं हैं, तो इसका मतलब हो सकता है इकबाल अंसारी का भी कोई दबाव। सर इस मुकदमे में आप शुरू से सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे हैं। मैं सब मुसलमानों का वकील रहा हूँ, सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड के रहे हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड का भी रहा हूँ। अभी की क्या स्थिति? आप सुन्नी आज मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील नहीं हूँ, नहीं है, इसलिए वो हमने रिव्यू का तय किया है, वो रिव्यू का ऐलान कर चुका, नहीं करेंगे तो हम उनका वकील कैसे दें? सर नदवा में पहले होनी थी किसी को बैठा, उसके बाद अचानक जो है आप उस बात को खोलना चाहते हैं जिसका मैंने नहीं जिक्र किया। अगर आप पूछ रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि यकीनन हम इस बात के लिए लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंडेम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि उन्होंने ये गैर कानूनी हरकत की कि रात में हमारे सदर के पास कई अफसरान ज़िले के पहुँचे और उनका साहब आप यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते, और एक डीएम को ऑर्डर दिया जिसको हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि डीएम को इख्तियार नहीं, तो उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम मीटिंग नहीं कर सकते। उसलिए हमको जगह तब्दील करना पड़ी। हमें बहुत अफसोस है कि ऐसी बॉडी को जिसका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है और जो मुसलमानों की नुमाइंदा बॉडी, उसको रोका गया और उसको मीटिंग वहाँ न करने दिया गया। हम इस मामले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस के अफसरान की कंडेम करते हैं। आइंदा वो करेंगे तो बिल्कुल कोशिश की, गैर सदर साहब से कहा कि आप मीटिंग मुलतवी करिए। देखिए रीजन तो वो बताएंगे क्या है, इसलिए कि कोई इख्तियार उनको नहीं है। 144 जो है सड़क पर होती है किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, जो इदारा हो, शिक्षक इंस्टीट्यूशन में नहीं होती है। हमारे इम्तिहान चल रहा है रोज यहाँ, नदवा की तरफ से कोई एप्लीकेशन आई थी? नहीं कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, नदवा ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, गलत कहते हो, हमने कभी एप्लीकेशन नहीं दी। हम अपने हुदूद में जब मीटिंग करते हैं, बयान मीटिंग की, कोई एप्लीकेशन दी हम उनको एप्लीकेशन क्यों देंगे? हमारा ये स्पेस पब्लिक प्लेस नहीं है, हम जिसकी एंट्री चाहे बैन कर दें। मुझे पता नहीं हो, अभी उनसे बात नहीं। आज हाजी महबूब के नुमाइंदे को नहीं, कल आए थे, हाँ वो तो तैयार थे,
कल जो नुमाइंदे आए थे वो कहेंगे थे वो आज तैयार। 3 नाम आपने बताया, हाजी महमूद हाजी महबूब का नाम नहीं बताया अभी, आप महफूजुर रहमान का बताया। नहीं बताया, इसीलिए कह रहा हूँ क्यों नहीं वो बताया। प्लेंटिव नहीं है, वो प्लेंटिव नहीं है। हमने प्लेंटिव के नाम, पहले प्लेंटिव्स का राइट होता है, फिर मैंने आपसे कहा डिफेंडेंट्स भी कर सकते हैं। हाजी महबूब डिफेंडेंट हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो पहले प्लेंटिव की तरफ से फाइल होगा। सर वो तो है हाजी अब्दुल्ला के बेटे। हाँ हाँ मौजूद है वो, मैं मौजूद हाजी अब्दुल्ला साहब के बेटे मौजूद है। ये आप सारे पेटिशन, रिव्यू पेटिशन एक क्लब करके करेंगे। ये सब ये तफसीलात तो वकला तय करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के वकला तय करेंगे कैसे करेंगे। सर ओवैसी जी से क्या बात हुई और उसका क्या नाम है? मोशी जी आए थे, हम सही हुए, हम अपनी बात कही। वो भी इसी तरह से कह रहे हैं, जैसे हमारा ये कहना है कि मौलाना जी ये कह रहे हैं कि शरई में ये है कि जहाँ पे तोड़ा गया था वहीं पे ही बाबरी मस्जिद इस्टेब्लिश होना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल किया गया था तब ये चीज़ें मेंशन की गई थी इस चीज़ को। प्लेन में साफ साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने प्लेन ही तय किया है। प्लेन में साफ लिखा है कि हमको यहाँ पर वापस की दिलवाया जाए, कब्जा दिलवाया जाए, प्लेन में लिखा हुआ है। सर अगर रिव्यू पिटीशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होती है तो मस्जिद के लिए जमीन भी देखिए अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होती, आप तो वहाँ पहुँच गए, अभी तो दाखिल होने की बात तय हुई है, अभी रिव्यू पिटीशन की एक्सेप्ट होने क्या सवाल। मेरी बात है, ये जमीन न लेने की बात आप कर रहे हैं, वो एक मजहबी मसला है। हाँ वो मजहबी मसला है, तो क्या इसकी जगह पे कहीं दूसरी जगह आप अभी वजाहत, मस्जिद बनाए? अभी देखिए मस्जिद अयोध्या में मस्जिदों की कमी नहीं है, 27 मस्जिदें वहाँ रनिंग हैं, 41 मस्जिदें हैं टोटल, लिहाजा मस्जिदों की कमी नहीं है। बात ज़मीन के हक की है, मस्जिद के तोड़ा गया, मस्जिद में मूर्ति रखी गई, हम इसके लिए मुकदमा दायर किया था कि ये कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, हमको कानून के जरिए से इंसाफ दिया जाए, बात उसकी है। अब कोर्ट ने माना भी ये बात, कोर्ट ने मानी। अमिताभ बच्चन ओवैसी साहब ने क्या कहा इस पूरे बैठक में? क्या उनका क्या था? अमिताभ बच्चन क्या? अमिताभ बच्चन ओवैसी साहब की जो क्रेज है मुसलमानों में, वो अमिताभ बच्चन की तरह है। अच्छा उन्होंने क्या कहा इस पूरी बैठक में? हम अंदर की बातें आपको नहीं बताएंगे, उसने क्या कहा, कार्रवाई नहीं बताई जाती, कभी कार्रवाई नहीं बताई जाती है। सरे 10 तो आप ही अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं सबसे ऊंचे। गिलानी सर, उन 3 नामों के अलावा भी कौन कौन से मुस्लिम पक्षकार हैं आपके फेवर में तैयार हैं? मैं आज आपसे इसी में बता सकता हूँ कि जैसे अभी यहाँ मौजूद है हाजी अब्दुल्ला के लड़के, 2 लड़के, उसके मोहरे हजबुल्ला साहब डिफेंडेंट हैं, उन्होंने टेलीफोन पर कहा। हाजी महबूब साहब ने मुझसे यही कहा कि मैं रिव्यू फाइल करने में तैयार हूँ, मीडिया में क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये डिफेंडेंट्स हैं। पहले हम प्लेंटिव की तरफ से फाइल करेंगे, जो हमने 3 नाम आपको बताए। 30 दिन का टाइम है, हम पूरी कोशिश करेंगे 30 दिन के अंदर दाखिल हो जाए। हम लोग 8 तारीख तक कर सकते हैं, 30 डेज। 8 तारीख तक मतलब 8 तारीख तक आप नहीं, 9 को छोड़ दिया जाए। तो बहरहाल देखिए ये प्रस्ताव मुकम्मल होती है। मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात तशरीफ लाए, और अब ये मीटिंग यहाँ पे